वालेकुम। हम लोग स्टडी कर रहे थे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ऑब्लिक इंसिडेंस। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो वेव है वो एक सर्टेन एंगल के साथ इंटरफेस पर मीट कर रही है। वहाँ से हम लोगों ने इंसिडेंट वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखी, रिफ्लेक्टेड वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखी, और इसी तरह हम लोगों ने ट्रांसमिटेड वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमने कह दिया कि जो फ्रिक्वेंसी है सबकी वो सेम है। वहाँ से हम लोगों ने ये रिलेशन निकाल लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है कि जिन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से एक जेनेरिक स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा था। हम ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इस इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो टाइम स्पेस और ओमेगा जो है वो सब इक्वल होना चाहिए। ओमेगा को हम लोगों ने पहले इक्वल कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने टाइम भी हमारे पास सेम है और क्या हो जाएगा, हम लोगों ने उनकी स्पेशल टर्म लिखी थी और यहाँ से हम एक्सप्लिसिटली लिखा था। और यहाँ से हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑप्टिक्स आया था, सेकंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स आया था और थर्ड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स आ गया था। फिर हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से थी। फिर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि हमारी जो पोलराइजेशन है वो क्या है, इंटरफेस के पैरेलल में हो रही है। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हम लोगों ने क्या किया, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की। हमारी जो वेव थी उनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व किया इनटू इट्स कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई और इसी तरह क्या आ गई थी, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ज़ीरो आ गई क्योंकि हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर और जी डायरेक्शन के एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन से कुछ हमें हासिल ना हुआ यानी ज़ीरो आ गया। थर्ड इक्वेशन से हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि हम लोगों ने कहा कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था उसमें क्या आया था कि थीटा इज इक्वल टू थीटा आर की इक्वल है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा आई को कॉमन ले लें और ये हमारे पास क्या बचेगा, कॉस ऑफ थीटा आई ब्रैकेट ई ओ आई प्लस ई ओ आर इज इक्वल टू ई ओ टी कॉस ऑफ थीटा टी। अब ये जो कॉस ऑफ थीटा आई हमने कॉमन लिया था, हम इसको इस साइड पे ले आएंगे, राइट साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ई ओ आई प्लस ई ओ आर इज इक्वल टू ई ओ टी कॉस ऑफ थीटा टी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा आई। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि कॉस ऑफ थीटा टी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा आई जो है अल्फा की इक्वल है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई ओ आई प्लस ई ओ आर इज इक्वल टू ई ओ टी अल्फा। अब फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास ये रिलेशन आ गया और यहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये और एक हमारे पास क्या है, ई ओ आई प्लस ई ओ आर इज इक्वल टू अल्फ़ा ई ओ टी। हम इनको क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, ये दो रिलेशन आ गए। इसको हम कह देते हैं, ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को हम कह देते हैं फ्रेस्नेल इक्वेशन। अब हमारे पास ई ओ आर ई ओ टी है, बेसिकली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो अल्फ़ा है वो क्या है, फंक्शन है किसका, थीटा आई का, यानी इंसिडेंट वेव का फंक्शन है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा टी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा आई। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, ये ब्रैकेट का साइन सिर्फ ऊपर ही है, ये फुल ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी, हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट अंडर रूट, ठीक है, ये अंडर रूट का साइन आ गया और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आई वैसे ही आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या है, जो स्नेल लॉ की इक्वेशन आई थी तो वहाँ से हम लोग जो साइन स्क्वायर थीटा टी है वो इसके इक्वल है। तो 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू साइन ऑफ थीटा आई होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा आई। ये जो अंडर रूट है ये सिर्फ ऊपर वाली टर्म के साथ है। ये तो हम लोगों ने अल्फ़ा को सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास फ्रेस्नेल इक्वेशन जो पैरेलल पोलराइजेशन आई थी वो एक ये थी और एक ये थी। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो थीटा आई है वो ज़ीरो है, यानी थीटा आई ज़ीरो है, तो इसमें आप पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा आई ज़ीरो, तो ये समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो 1/0, सॉरी ये हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास थीटा आई ज़ीरो हो जाए, थीटा आई ज़ीरो कॉस थीटा ज़ीरो क्या हो जाता है 1, और ये साइन थीटा ज़ीरो हमारे पास क्या हो जाता है 0, ये फैक्टर 0, तो
तो हमारे पास क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है तो हम इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएंगी। अब ये हमारे पास सेम वैसी इक्वेशंस हैं जो हमारे पास क्या थी, नॉर्मल इंसिडेंस का केस जब हम लोगों ने स्टडी किया था तब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आई थी। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या, इस वजह से हम इसको कह देते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो थीटा आई है वो क्या है 90 है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या बनता है 1 माइनस n1 डिवाइडेड बाई n2 साइन ऑफ थीटा आई हमारे पास क्या है 90, यानी साइन 90 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाई ये क्या है कॉज ऑफ थीटा 90 क्या है 0। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या आ जाता है इन्फिनिटी। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी में से मतलब हमारे पास एक चीज़ इन्फिनिटी में उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम उसमें से कोई चीज़ ऐड करेंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग इन्फिनिटी को पुट करें तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी सारी ट्रांसमिशन जो है क्या हो जाएगी 0, और हमारे पास सारी की जो जितनी वेव इंसिडेंट हुई उतनी वेव क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कि सारी रिफ्लेक्टेड वेव क्या है इक्वल हो जाएगी इंसिडेंट वेव के इक्वल। कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी जो वेव है वो क्या हो रही है टोटली रिफ्लेक्टेड हो रही है। अब हम ले लेते हैं इंटरमीडिएट एंगल जिसको हम ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, कि यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो ये हमारे पास फैक्टर 0 हो जाएगा और हमारी सारी जो वेव है वो क्या हो जाएगी ट्रांसमिट हो जाएगी। हमारे पास था अल्फ़ा हमारे पास किसकी इक्वल था इसकी इक्वल था। हमने क्या किया इसका स्केयर ले लिया, जब हमने स्केयर लिया तो अंडर रूट खत्म हो गया और कॉस के ऊपर स्केयर आ गया और अल्फ़ा को हम लोगों ने बीटा कह दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि 1 माइनस n1 डिवाइडेड बाई n2 और ये हमारे साइन स्केयर थीटा और साथ में क्या हो जाएगा ये वाला जो कॉस थीटा है वो राइट साइड पे बीटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा हम कॉस स्केयर थीटा को इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर थीटा बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा बीटा स्केयर इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये वाली टर्म इसके साथ ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन स्केयर थीटा बी इज इक्वल टू 1 माइन, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या साइन स्केयर थीटा बी कॉमन ले लिया है और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस बीटा स्केयर डिवाइडेड बाई n1 डिवाइडेड बाई n2 माइनस बीटा स्केयर। अगर हम टिपिकली केस लें तो हम लोगों ने कहा था कि अक्सर हमारे मटीरियल ऐसे हैं जिसमें हमारे पास μ1 इज इक्वल टू μ2 होता है, तो यानी हमारे पास बीटा इज इक्वल टू n2 ओवर n1 होता है और यहाँ से हम लिख सकते हैं n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास साइन स्केयर थीटा बी इज इक्वल टू बीटा स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्केयर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जो वेव है जो ट्रांसमिट हो रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है वो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इन दोनों का सम एंगल जो है वो क्या है थीटा बी इज इक्वल प्लस थीटा टी इज इक्वल टू 90 और यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर स्नेल्स लॉ के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मतलब स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या है n1 साइन थीटा बी इज इक्वल टू n2 साइन थीटा टी। अब यहाँ से साइन हम लोगों ने क्या करना है थीटा टी की वैल्यू निकालनी है, थीटा टी हमारे पास किसके इक्वल होगा 90 माइनस थीटा बी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या है ये क्या 90 ये साइन 90 जो है वो क्या हो जाएगा कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्या इक्वेशन आएगी n1 साइन थीटा बी इज इक्वल टू n2 कॉस थीटा बी। और यहाँ से क्या हो जाएगा ये हमारे पास tan थीटा बी एंड इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1 हो जाता है। अब हम आ जाते हैं पावर, ठीक है पावर को कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी जो इसको हम बात करते हैं पावर पर यूनिट एरिया जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। कितनी क्या है इसको आई इंसिडेंट के लिए इंटेंसिटी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ट्रांसमिटेड इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कोसाइन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं एवरेज पावर पर यूनिट एरिया ऑफ इंटरफेस ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फॉर पैरेलल पोलराइजेशन हमारे पास क्या आर इज इक्वल टू आई आर डिवाइडेड बाई आई हम लोगों ने जैसे फाइंड की थी नॉर्मल इंसिडेंस के केस में वैसे ही हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा ई ओ आर डिवाइडेड बाई ई ओ आई होल का स्क्वायर यानी
अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस होल का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये क्या आई थी, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आई थी। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट इंटेंसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीडियम का फ़र्क है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम लोगों ने प्रीवियस केस जो हम नॉर्मल इंसिडेंस का केस लिया था उसमें हम लोगों ने फाइंड किए थे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा 2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि R + T = 1 होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करते हुए हमारी क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का जो सम है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए। कि जितनी हमारी वेव है कुछ हमारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ ट्रांसमिट हो गई। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया था और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ये था आज का लेक्चर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं।